ऑनलाइन वाले बता दीजिए मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ जो है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देख रहे थे क्या? और हम लोगों ने जो है वहां पे क्या क्या देख लिया था ऑलरेडी? लेफ्ट टू राइट में एसपी ब्लॉक के एक्सेप्शंस में हम लोग क्या क्या बोलेंगे? एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक पेनिट्रेशन इफेक्ट। और जनरल ट्रेंड कैसा आएगा लेफ्ट टू राइट जाने में? क्योंकि वहां पे लेफ्ट टू राइट जाने में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। और टॉप टू बॉटम में अगर बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने में जनरल ट्रेंड है शेल नंबर बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम में एल्यूमिनियम क्या रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाएगा और एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। और इंडियम थैलियम में भी रिवर्स हो जाएगा और एसएनपीवी में भी रिवर्स हो जाएगा। बाकी में डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो IP1 में लेफ्ट टू राइट में 267 याद किया था क्या हमने? यानी सेकंड, सिक्स्थ और सेवेंथ वाले का ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। जबकि जनरल ट्रेंड क्या होगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, ठीक है। और 267 में जस्ट अपोजिट। और अगर हम लोग बात करते हैं IP2 में कौन कौन एक्सेप्शन है? क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि उनमें D5 D10 आ रहा है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एडजेसेंट वालों से ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर IP3 की बात करें तो मैंगनीज और जिंक दोनों का होता है, लेकिन जिंक का अगर नहीं भी किया तो चलेगा। सिर्फ किसका ध्यान रखना है हम लोगों को? मैंगनीज का। ठीक है क्या? इसके बाद हम लोगों ने टॉप टू बॉटम में जो बात करी थी उसमें क्या बात बोली थी? जनरल ट्रेंड अगर बोले थर्ड ग्रुप में तो नो एक्सेप्शन, डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग। लेकिन अगर 4, 5, 6 और 10 में बोले तो एक नंबर याद किया था 543, 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। और उसके बाद में अगर बात करें तो 5D, 3D एंड 4D, बाकी सभी के लिए 5D, 3D और 4D। ठीक है, तो उसमें अपन लोग को जैसे ग्रुप नंबर बता देंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग चीजें कर लेंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? यहां तक की बात हो गई थी। तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम लोग फिर। एप्लीकेशंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स के लिए बोलते हैं क्या? मेटल्स की एक सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अगर इसको आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करना है तो ऐसा बोलूंगा कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्या? और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में क्या ऑर्डर होगा बोलो तो जरा? लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बोलिए। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यानी अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बोले तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा? सीजियम। ठीक है ना? मतलब मैं ऐसे बोलूं अगर यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रहा है तो एक्चुअली इस तरह से इंक्रीज कर रहा है क्या? तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा सीजियम जो है मेटालिक हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? फटाफट लिख लीजिए इसको।
लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर की। रिड्यूसिंग नेचर में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? रिड्यूसिंग नेचर किसका देखते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और सामने वाला क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है क्या? अगर सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और अगर सामने वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आई क्या? तो सामने वाले को जो जिस तरह का करता है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है, ना कि खुद का करे। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं ऐसे ध्यान रखता हूं कि LIC एजेंट सामने वाले की LIC करता है, खुद की। अगर सिर्फ खुद की करता जाएगा तो पैसे कहां से कमाएगा? सामने वाले की जितनी ज्यादा LIC कराएगा उतना ही तो खुद कमाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो दूसरे की LIC करता है वो LIC एजेंट। ऐसे जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी सामने वाले को करता है उसका जस्ट अपोजिट खुद के साथ होता है। तो अगर सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है यानी रिड्यूसिंग एजेंट, तो खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब यहां पर आते हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है तो दूसरे को रिड्यूस कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन देके। क्योंकि रिडक्शन किस में होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 से +1 आना, +3 से +2 आना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है यानी उसको कौन क्या क्या दिया जा रहा होगा? उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन कौन इजीली देता है? मेटल्स की नॉन मेटल्स? मेटल्स। तो यहाँ पे देखो एक और चीज, अगर आयनेशन एनर्जी से नहीं समझ में आ रहा है इसे समझो कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मेटेलिक कैरेक्टर अभी बताया कि आयनेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब भी रिड्यूसिंग नेचर आयनेशन एनर्जी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आया ना? तो जैसे इसके लिए बात करते हैं, ग्रुप 1 के लिए रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर चाहिए, तो पहले आयनेशन एनर्जी के बारे में बोले। डाउन द ग्रुप जाने में आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी कम हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर नहीं, हम लोग रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं। नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी कम हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं गैसियस में। ठीक है। और एक और ऑर्डर दोबारा लिख रहा हूं मैं, जिसमें क्या हो रहा है? वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है, लेकिन यहाँ पे लिथियम जो है वो उड़ के आगे आ जा रहा है। और ये कब है? जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हो किसमें? एक्वस मीडियम। aqueous मीडियम में reducing nature of lithium is maximum amongst alkali metal। क्यों? ये रीजन भी ध्यान रखेंगे। इसका रीजन होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। और इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूंगा, तब एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में एज इट इज लिखवा दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगा जब तक आपका फिजिकल में SRP हो चुका होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है, वो हो चुका होगा। उसके बाद पढ़ेंगे अपन इसको, तो समझ में आएगा। ठीक है। अभी के लिए अपन को क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है। और अब सवाल ये बनता है कि 2 ऑर्डर हो गए, एक में लिथियम पीछे पीछे, एक में लिथियम आगे आगे। हमसे सिर्फ इतना सवाल पूछा है कि मतलब जो है अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा या मैक्सिमम रिड्यूसिंग नेचर किसका है? तो लिथियम आंसर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा मीडियम होता है वो क्या होता है? एक्वस। कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए, एसिड बेस रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हो, पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, बाय डिफॉल्ट मीडियम क्या रहता है? पानी रहता है, एक्वस रहता है। तो मैं इसके आगे भी लिख देता हूं, ये हमारी कौन सी वैल्यू है? ये कौन सा ऑर्डर है? ये हमारा डिफॉल्ट ऑर्डर है। तो सिर्फ इतना पूछा है कि अल्कली मेटल में मैक्सिमम रिड्यूसिंग नेचर किसका है, तो आप क्या बोलेंगे? लिथियम। ठीक है। और अगर पूछता है इन गैसियस मीडियम बताइए, तो सीजियम। और एक्वस मीडियम पूछेंगे तो लिथियम। और यहाँ पर ग्रुप 2 के अंदर बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे दोनों में ही सेम ऑर्डर है, चाहे वो गैसियस हो चाहे वो
एक्वस और टेंशन ही खत्म। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर ये साथ में पूछ लेते हैं कई बार एस ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर रेस्पेक्टिवली किस किस का है। तो ग्रुप 1 में किसका है, लिथियम का। ग्रुप 2 में किसका है, यहाँ पे बेरियम का। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए हम लोग को पूछते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के लिए ही बताया मैंने। लिखा आप लोगों ने इधर का, इसको देखते हैं हम लोग। एक और हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर सक्सेसिव आईपी दे रखी हो तो सक्सेसिव आईपी को स्टडी करके हम लोग ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर हमको बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो एक तरीका है, हम लोग गिनते हैं कि नंबर ऑफ आईपी बिफोर लार्ज जंप, जो लार्ज जंप हो रहा है, लार्ज जंप ऑफ सक्सेसिव आईपी, मतलब खूब सारी आईपी लगातार दे रखी, तो उसमें जो सबसे बड़ा गैप आ रहा है उसको लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लार्ज बोल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग लार्जेस्ट से चल सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा गैप आ रहा है उस गैप से पहले पहले जितनी आईपीज हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, उतना नंबर कितना किसका हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। उसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं वो सुनो। एक्चुअली जब हम लोग जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें 10 20 30 300 320 340, तो लार्ज गैप यहां आ रहा है क्या, तो इसके पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल से निकाले जा रहे होंगे, और इतना बड़ा गैप आने का कारण क्या होगा कि अब वो एक इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने कल कुछ ऑर्डर्स लिखे थे, IP1 और IP2 के ऑर्डर लिखे थे सेकंड पीरियड के, हाँ या ना,
सेकेंड पीरियड में IP1 में लिथियम का IP1 क्या आ रहा था, सबसे कम की सबसे ज्यादा? IP1 में लिथियम सबसे कम आ रहा था। IP1 में तो सबसे कम ही आ रहा था यार, लेकिन IP2 में सबसे ज्यादा हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने का, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे सबसे आगे को, वही तो एलिमेंट है। वहां पे कारण ये था कि अचानक से बाकी सब के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे, तो बाकी सबका तो आप सेकंड शेल से ही निकाल रहे थे, लेकिन लिथियम प्लस में से जब निकाल रहे थे तो उसका फर्स्ट शेल लग गया था। मतलब वहां पे शेल ड्रॉप हो गया था, शेल चेंज हो गया था, अंदर वाला शेल आ गया था। और न्यूक्लियस के जितना क्लोजर शेल जाता जाएगा, आयनेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही शेल चेंज होता है ना, तो एनर्जी का डिफरेंस 5 से 10 टाइम्स बढ़ जाता है। कितना? 5 से 10 टाइम्स, और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 5 to 10 टाइम्स हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसी वैल्यू जैसे ही दिखे तो हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे क्या हुआ, शेल चेंज हुआ। तो जब शेल चेंज हुआ, उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले, वो कहां से निकाले? वैलेंस शेल से निकाले। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे देखें 10, 20, 30, 300, 320, 340 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे सबसे लार्ज गैप यहाँ आ रहा है। और इससे पहले कितनी आईपीस दे रखी है? 3। तो अगर हमसे कोई पूछता है फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए। क्या कर पाएंगे आप लोग? अब देखो, इसका एक वेरिएशन हम लोग और देख रहे हैं। सेम सक्सेसिव आईपी दे रखी है, यही चीज दे रखी है, और हमको क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि ये आईपी किस एलिमेंट की है। तो वो किसी एक एलिमेंट की होंगी जिसमें इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जितने यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे आपने? 3। तो अब जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती गिन लीजिए। सोडियम में कितने होते हैं? 1। यहाँ पे कितने होते हैं? 2। यहाँ पे 3। यहाँ पे 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। एक और वेरिएशन इसका आता है कि आपको ऐसा सक्सेसिव आईपी दे रखी है और उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहचानना होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको बस ये बताना है कि वो जिसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1:2s1। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 तो हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने हैं, क्या गिनना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कॉमन मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चलो, ये वाली मिस्टेक अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बढ़िया बच गए हम लोग। पहला आंसर नहीं है, पर ये तो पक्के से आंसर है। क्यों? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ तो गए। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो जल्दबाजी में हो जाती। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ? थर्ड शेल हुआ, उसके अंदर S और P तो सब शेल्स है ना। तो यहाँ पे आपको 3s के इलेक्ट्रॉन्स और 3p के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, जो कितने हो गए? 5 हो गए। तो अगर आपको यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 5 है। आ रही बात समझ में? तो अब हमारा आंसर यहाँ पे देखो तो जरा, थर्ड ऑप्शन चेक करिए एक बार। 2s2 2p6 3s2 3p1। तो हमारे थर्ड शेल यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 3। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा क्या? हाँ या ना? ये तो आंसर हो ही जाएगा। और तो चेक करिए, 2s2 2p1, यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आंसर मेरे हिसाब से 3 और 4 दोनों होगा। क्यों फोर्थ क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। आप ऐसा नहीं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही गिने, आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी देख लें एक बार। यहाँ पे आंसर सिर्फ थर्ड होगा, जबकि आपको यहाँ दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 3। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 3। लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में आपको क्या भी गिनना है? टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन इस जगह पे कितने हैं? 5। अगर किसी में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ पे आईपी 6 लिखी जा रही है, तो कम से कम वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तब तो 6 आईपी लिखी जा रही है। बाद में वो छठी आईपी किसके लिए आ रही है? तो इसलिए कम से कम फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके आगे की आईपीस भी लिख सकता हूं मैं, डॉट 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 करके ऐसे छोड़ देता हूं,
तो इसका मतलब यह है कि उसमें और भी इलेक्ट्रॉन है, कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो जंप है उससे तो देखना ही है, प्लस जितनी आईपी दे रखी है उनसे ये भी समझना है कि यहाँ पे टोटल आईपी अगर जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा निकल रहे हैं तो फिर वो आंसर हमारा नहीं हो सकता। जैसे ये फोर्थ ऑप्शन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहे थे, लेकिन फोर्थ को आंसर नहीं लेंगे, किसे आंसर लेंगे, सिर्फ थर्ड आंसर लेंगे। आ रही बात समझ में? ये बात क्लियर है क्या? इसके यही 3 वेरिएशन आप लोग को देखने को मिलेंगे, चौथा भी हो सकता है, वो टेस्ट में मिल जाएगा। पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखेंगे दिखेंगे मतलब। हाँ बताएंगे, सब बताने के लिए, ये अलग अलग जगह पे बताएंगे, कुछ मेजर में, कुछ सीधे नीट में। व्हाट्सएप व्हाट्सएप मत खेला करो यार, आप लोग जब यहाँ पर मुझसे मिल रहे हो तो फिर यही मिला करो, थोड़ा ऐसे थोड़ी बातचीत हो जाए तो जान पहचान भी हो जाएगी, है ना? पता नहीं एक तो कहाँ से नंबर सर्कुलेट हो गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है व्हाट्सएप पे मेरे से एक सवाल पूछोगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी आपत मतलब जो है ऐसी जगह पे पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंच गए जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब फंस गए हो, कहीं प्रॉब्लम में हो, तो उसके लिए हम हैं। ठीक है, हम आपको वहां से निकाल के लाने के लिए हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप वो शेयर करें, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मिलो ना यार। जो फेस टू फेस में आपको समझाऊंगा उससे ज्यादा बेटर व्हाट्सएप पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लिख दिया भाई? फोर्थ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, लिख दिया ना? चले ना आगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट ए है, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो A2+। ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं IP1 और इसको बोल रहा हूं IP2। ठीक है, यहां पे एक और वर्ड मैं यूज कर रहा हूं डेल्टा आईपी। डेल्टा आईपी मतलब चेंज इन सक्सेसिव आईपी, डिफरेंस इन सक्सेसिव आईपी, जो कि क्या होगा, IP2 माइनस IP1। अब इसकी जो वैल्यू है, लेट से इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो डेल्टा आईपी ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या हो सकता है डेल्टा आईपी इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये 16 और 11 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 16। तो अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 16 से भी बड़ा आ रहा है, 16 से ही बड़ा आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। ठीक है, और अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, वो छोटी वाली से भी छोटी आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हायर और लोअर है उसमें से हायर किसको बोलेंगे, A2+ को। तो यहाँ पे A2+ की स्टेबिलिटी कम है, A+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लोअर की स्टेबिलिटी ज्यादा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हायर की स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी A+ और A2+ में से A2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये बात समझ में आई? इसको फटाफट से कॉपी कीजिए।
हो गया? अब तो हो ही गया। अगर एक सुन लीजिए फिर लिख लेना। यहाँ पे अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी, हमें दो एग्जांपल दे रखे हैं, Mg से Mg प्लस, Mg से Mg2 प्लस। पहले वाले एग्जांपल को देख रहे हैं, अगर मैग्नीशियम से +1 और +2 बन रहा है तो हमें बचपन से पता है शायद कि +2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जितने भी सॉल्ट देखें, जितने भी ऑक्साइड देखें मैग्नीशियम के +2 में देखें, तो अगर +1 और +2 में से +2 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हायर ज्यादा स्टेबल है। उल्टा बोल रहे हैं अब क्योंकि इसकी हायर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा आईपी का जो डिफरेंस है वो 16 से ज्यादा होगा या 11 से कम होगा? लेस देन 11 होगा, क्योंकि अगर छोटा डिफरेंस रहेगा तभी तो आगे जाना पसंद होगा, तभी तो फटाफट से अगर हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकाल पाए तो दूसरा भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? Na+ की। सोडियम के सभी सॉल्ट्स में Na+ देखा है हम लोगों ने, +2 कब देखा? तो अगर प्लस ज्यादा स्टेबल है यानी स्टेबिलिटी ऑफ Na+ इज मोर, इसका मतलब यहाँ पे आईपी, डेल्टा आईपी जो आएगा IP2 माइनस IP1, वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ज्यादा आएगा। आया ना? फटाफट लिख दो इसको। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इस पे मोस्टली सवाल नहीं आते हैं। यही 2-3 एग्जांपल, एक एल्यूमिनियम वाला और है, वो जब यहाँ पर आएगा तब मतलब हाँ, मॉड्यूल में जब आएगा तब देख लेंगे उसको। हाँ, ये सवाल का वेट कर रहा था मैं कि 11 से 16 के बीच में क्या करेंगे। नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बेसिस पे। जो आप बोल रहे हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, वो यूजुअल बात है, जनरली ऐसा कह सकते हो, हमेशा नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे 11 से 16 के बीच में दे दिया तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे पाएंगे। तब फिर क्या देंगे? एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बताने के लिए एक सिंपल सा, बहुत छोटा सिंपल सा टूल है। इसके मोर कॉम्प्लेक्स वाले जो एक्सप्लेनेशंस आते हैं, जो डी ब्लॉक पे भी देने होते हैं, वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP से। तो वहां पे तक जाने के लिए अभी आप लोग को बीच में वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ लें आप, उसके बाद फिर हम लोग D&F ब्लॉक में और डिटेल में समझेंगे इनको। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको बस इतना ही समझिए कि सिर्फ 11 से कम होने पे और 16 से ज्यादा होने पर ही हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं हायर स्टेबल की लोअर स्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे नहीं कह पाएंगे, कुछ और चाहिए होगा फिर हमें, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा या फिर सबसे बेस्ट होता है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिखा आप लोगों ने? चलो फटाफट खत्म करते हैं इसको, फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख दिया आप लोगों ने? समझे इसको? देखो यार, यहाँ पे मैंने दो शब्द लिखे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इन दोनों शब्द को हम लोग कुछ कुछ रिलेट करेंगे किससे? आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी से। वहां पे एक और वर्ड लिखा था आईपी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वहां पे भी मैंने कोई डेफिनेशन आईपी की लिखी भी नहीं थी, बट ठीक है, दो वर्ड तो मैच कर रहे हैं। एक तो कौन सा है? आयनाइजेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझेंगे,
और आयनाइजेशन एंथैल्पी के करस्पॉन्डिंग किसको समझेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, कि जैसा वहां किया था अगर वो यहां पर भी है तो ठीक है, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। और अगर वहां जैसा किया था उसका जैसा नहीं होगा तो जस्ट अपोजिट होगा, तब भी याद हो जाएगा कि ये वहां से ठीक क्या है, उल्टा, और यहाँ ये वहां से ठीक कैसा है, सेम है। तो दोनों तरह से ऐसे ऐसे एनालॉजी लेके पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। वो आयनाइजेशन एनर्जी का ठीक उल्टा होता है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने ऐसे एटम्स बनाए थे क्या, एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे क्या, और वहां पे मैंने एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाला था, हाँ या ना। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज ही क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यार। पर अगर O के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी कहां से आई, चलो F के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला तो स्टेबिलिटी आ गई, O के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला तो स्टेबिलिटी कहां से आई। हाँ ये भी ठीक एक्सप्लेनेशन है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर तो और ज्यादा स्टेबल हो गया और वहां पे रिपल्जन हो जाएगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। मैं इसको और अच्छे एडवांस तरीके से आप लोगों को समझाता हूं, जिससे आप लोग को अब जब आपने और बहुत सारी चीजें पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगी, जब आपने थर्मो पढ़ लिया उसके बाद समझते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो आखिरी शेल में अभी भी अट्रैक्शन है, हर एटम में, कुछ एक्सेप्शन वालों को छोड़ के जो एटम्स हैं उसमें आखिरी शेल में अट्रैक्शन रहता है। ये कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपने लिथियम का, सोडियम का, कुछ और एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव खुद से हाथ से कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन जीरो आती है। जैसे लिथियम की 1.3 आई थी, सोडियम की 2.2 आई थी, मैग्नीशियम की 2.85 आई हो गया, और ऐसे 0.65 ऐड करते जाते हो क्या, तो ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज है क्या। यानी मैं ऐसा कह रहा हूं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जीरो तो नहीं हो रहा, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे अगर नॉन जीरो है तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे नहीं तो थोड़ा बाहर तक भी उसका कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो रहता ही होगा, एकदम से थोड़ी शेल के बाहर गायब हो जाएगा। फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो धीरे धीरे करके खत्म होता है, हाँ या ना। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके नियर बाय सराउंडिंग में से, इसकी विसिनिटी में से जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। और ये जो जेड इफेक्टिव है ये किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कि नेगेटिव के चार्ज की वजह से। तो नेट अट्रैक्शन जो है वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन पे जो बाहर से यहां से निकल रहा है उस पे नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब वो उस इलेक्ट्रॉन को वो खुद ब खुद क्या कर लेगा, खींच लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन नियर बाय जगह से जा रहा है तो, हाँ या ना। और अगर ये प्रोसेस मतलब जो है स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना। ये कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नॉन जीरो है, मतलब अट्रैक्शन अभी है। तो कोई भी एटम के आसपास से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड होगा ही होगा, और ऑटोमेटिकली होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा। और कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है क्या, सिवाय कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, जिसके बारे में बात थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन वाली बात रहेगी। लेकिन नॉर्मल एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन लिखाऊंगा उसमें ये बोलूंगा भी सही, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, आपको बोलना भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड चिपका के रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, वो मैं भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन जब डेफिनेशन बोलनी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोलना क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हमेशा रिलीज होती है ऐसा सोचेंगे, ठीक है। जो गड़बड़ है वो भी देखेंगे, लेकिन आपको बोलते वक्त तो क्या बोलना है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो ऐसे ए गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बना ए माइनस गैस, तो इसमें एनर्जी क्या रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। फिर समझो, अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूं डेल्टा एच ई जी की, तो सेम रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं, ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गैस ए माइनस गैस। लेकिन यहां पे जो है डेफिनेशन कैसी बोल रहा हूं मैं, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी कैसे बोलेंगे, ये H1 है, इसकी एंथैल्पी H2 है, तो चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी,
H2 माइनस H1, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Eg, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये तो वैसा ही लिख दिया जैसा आयनेशन एनर्जी का है, जबकि डेफिनेशन में तो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था कि यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी। तो एंथैल्पी में हम लोग दोनों में सेम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि एंथैल्पी एक चेंज है। एंथैल्पी क्या है? चेंज। और चेंज जो होता है ना, वो अपने आप बता देगा कि वो चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जिस तरह की वैल्यू आएगी उस तरह की बात समझ में आ जाएगी। अगर ये चेंज नेगेटिव हुआ, यानी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और अगर ये चेंज पॉजिटिव हुआ, यानी एनर्जी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। या यूं समझो, इसको और आसान तरीके समझाता हूं कि अगर एनर्जी रिलीज हुई है, सुनना, अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो बाद वाली वैल्यू छोटी होगी। बोलो, ये एनर्जी रिलीज हो गई तो इसी में से ए में से तो एनर्जी रिलीज हुई है। अगर ए में से एनर्जी रिलीज हो गई तो H2 की वैल्यू छोटी आएगी H1 से कि बड़ी आएगी? और अगर छोटी में से आप बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और यहाँ पे सिंबल ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा कि ये रिलीज एनर्जी है या एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एंथैल्पी की ये ब्यूटी है, या बोलते बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अपने आप नेगेटिव या पॉजिटिव सिंबल से ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है कि वो पॉजिटिव या वो एब्जॉर्ब हो रहा है या वो रिलीज हो रहा है। लेकिन एफिनिटी को पढ़ते वक्त, एफिनिटी को एक्सप्लेन करते वक्त हमको हमेशा खुद से बोलना पड़ता है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। आ रही बात समझ में? तो इसको और डिटेल में समझते हैं, पहले एक एक करके लाइन से लिखते जाते हैं। लिखे जरा। ई है, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ई की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और रिलीज्ड को कर लेंगे अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड in addition of an electron, in addition of an electron, in addition of an electron to outermost shell, to outermost shell of isolated gases atom, of isolated gases atom, of isolated gases atom। लिखा आपने? फिर ये वाली बात लिख दो, ये दोनों बात। इस एटम का डायग्राम बना लीजिए, ये जो कन्वर्जन है ये लिख दीजिए। लिख दिया? लिख दिया? नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी। डेल्टा एच ईजी की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, उसके आगे की डेफिनेशन पूरी सेम रहेगी। चेंज इन एंथैल्पी इन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन to outermost shell of isolated gases atom, to outermost shell of isolated gaseous atom, outermost shell of isolated gases atom। लिखा? इसे कॉपी कर दीजिए, इसमें ये H2H1 जरूर मेंशन कीजिएगा, और डेल्टा HEG ये हो जाएगा।
लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक फिर से फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला कुछ कुछ वापस से आयनाइजेशन एनर्जी जैसा दिख रहा है क्या? हमने वहां पे भी ऐसा लिखा था, डेल्टा एच आई ई इक्वल टू आई ई प्लस 5/2 RT। ये फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन वहां पे नहीं आता, इस तरह का फॉर्मूला यहाँ भी लिख रहा हूँ और इस पे भी कोई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या चेंज है, डेल्टा एच ई जी इक्वल टू माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ 5/2 RT। तो जैसा वहां पे बोला था वैसे यहां भी बोल रहे हैं कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल सिर्फ कब होगी, 0 केल्विन पे। बाकी टेम्परेचर पे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो इक्वल नहीं होगी। इक्वल तो बोलो मैग्नीट्यूड वाइज ही इक्वल हो सकती है। बाकी यहाँ पे एक और बात आ रही है, क्या? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो माइन डेल्टा एच ई जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ई। यहाँ पे इज प्रोपोर्शनल टू ई ए नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ई ए। यानी कभी आपको डेल्टा एच ई जी और ई ए में कोई रिलेशनशिप चाहिए होगा तो आप मैग्नीट्यूड सेम रखिए, बस क्या बदल देंगे, साइन आगे से पलट देंगे। अगर ई ए का जो है साइन पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ई जी का क्या होगा, नेगेटिव, या उल्टा अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसी बात आई समझ में? अब ये तो खैर एक बात है, इसको और मैं अभी यहाँ फील करा दूंगा, लेकिन जो नीचे लिखा है ना वो एक बार देखो। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग को ऑर्डर्स लिखते वक्त आईई और डेल्टा एच आई ई, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने बोला था उन दोनों के ऑर्डर्स क्या होते हैं, सेम। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर, सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर्स लिखने पड़े तो जो एफिनिटी का ऑर्डर होगा उसका ठीक रिवर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा, हाँ या ना? लेकिन आज तक आपने पूरी 11th में ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सवाल में इतना बढ़िया तरीके से लिखा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपसे पूछते हैं ना तो वहां पे ये वर्ड लिखा होता है, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर इसने नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दिया, इसका मतलब ये का ही तो ऑर्डर पूछ रहा है। या अगर ये नहीं पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ब्रैकेट में लिखा होगा विद नेगेटिव साइन, तो उसका मतलब भी यही हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में विद नेगेटिव साइन का अगर ऑर्डर लिखना है तो आपको ई का ही तो ऑर्डर लिखना है, हाँ या ना? ये बात क्लियर है क्या? एक्चुअली आपको न तो एनसीईआरटी, न नीट, न मॉड्यूल कहीं पर भी इस तरह के जो है कंफ्यूजन वाले ऑर्डर्स के अंदर ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑर्डर्स के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर सीखेंगे यहाँ पे, वही ऑर्डर्स आप लोग के किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर्स आने, क्योंकि वहां पे क्या लिखा होगा, विद नेगेटिव साइन। ठीक है क्या? लेकिन अगर बाई चांस वो आपसे वैल्यू के बारे में कैलकुलेट करा रहा है तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑर्डर्स में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप चेक भी कर लीजिएगा, आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उन सब में नेगेटिव लिखा होगा। लेकिन अगर वो वैल्यू दे रहा है, जैसे आपको चेंज दे देता है कि ए से ए माइनस बन रहा है और उसमें ई ए की वैल्यू 40 किलो जूल पर मोल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। वहां पे आप डायरेक्टली दोनों के लिए सेम 40-40 नहीं बोल सकते। अगर ई ए 40 है तो डेल्टा जी क्या होगा, -40। तो वैल्यू में आपको कंफ्यूज कर सकता है और उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ऑर्डर्स के लिए कभी आपको इसमें नेगेटिव साइन को लेकर फालतू में पंगे नहीं लेगा। ठीक है क्या? ये बात समझ में आई क्या? इतनी बात लिखो, इसके आगे और डिटेल में बात करते हैं।
लिखा आप लोगों ने ये जो नीचे वाली दो बातें इनको जरूर से स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें इस पे कुछ बातें आगे मिलेंगी और हम उनको यूज भी करेंगे। ये वाला फॉर्मूला इतना यूजफुल नहीं है, आप इस पे कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोगों ने ये रिलेशनशिप निकालने के लिए लिखा है बस। लिखा क्या, इस क्वेश्चन को देखते हैं 2 मिनट फुल कंसंट्रेशन से, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको ध्यान से फील करेंगे। इसको अगर मैं मतलब सिर्फ ऐसे सिंपली लिख दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है 10 सेकंड का काम है। लेकिन अगर आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप वैसे आप इसको समझ गए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कोई बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे जैसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक प्रोसेस दिया हुआ है पहले ए से ए माइनस, और उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये गिवन है ऑलरेडी, कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड इज 30 किलो जूल पर मोल। एक कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, और मैंने यहाँ पे एक्चुअली आपको सिर्फ इतना सिखाना है कि एनर्जी रिलीज 30 है। ठीक है, अब इसको 3 अलग अलग तरीके से पढ़ के बता रहा हूं। मैथमेटिकली अगर मुझे एक्सप्रेस करना है सेम स्टेटमेंट को एनर्जी के लिए, एफिनिटी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में, तो हम लोगों ने बोला है कि सिस्टम में ऐड करते वक्त एनर्जी पॉजिटिव होती है और सिस्टम से बाहर जाते वक्त एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा -30 किलो जूल पर मोल। सही है क्या? और एफिनिटी के लिए लिखना है तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू 30 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एच ईजी के लिए लिखना है तो वापस से अप्रोक्सीमेट लगा देना चाहिए वैसे, पर मैंने बोला कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -30 किलो जूल पर मोल। ये तो मैंने सिंपली जो है मैथ्स करके लिख दिया, लेकिन अब इसको फील करते हैं, समझते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पे क्या लिखा है इसको रीड करेंगे। यहां पे लिखी है एनर्जी, नेगेटिव का मतलब है रिलीज्ड इज, और यहां पे वैल्यू लिखी 30। तो आप ऐसे पढ़ेंगे एनर्जी रिलीज्ड इज 30। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, यहां पे जब ये लिख दिया ना, तो यहां पे एक साथ पढ़ोगे आप क्या, एनर्जी रिलीज्ड इज 30। यहां पे मैं रिलीज्ड वर्ड कब बोल रहा था, इक्वल के साइन के बाद में, क्या बोल रहा था, एनर्जी रिलीज्ड इज 30। ठीक है, जबकि यहां पे इक्वल के पहले ही बोल दे रहा हूं एनर्जी रिलीज्ड इज 30। ये दोनों बातों में डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब मैं एक बार ये वाला एग्जांपल लूंगा। पर यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या समझना है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो अगर आपने ये 30 लिखा है तो आपको ये फील करना, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रिलीज 30 हो रहा है। क्या बात समझ में आई क्या? और अगर यहाँ पे सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में लिखा हुआ है -30, तो आपको भी यहां पर भी समझ में आना चाहिए कि एनर्जी -30 का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज 30 हो रही। ठीक है क्या? और फाइनली यहां पे बोलो, ये मैथमेटिकली तो इससे आ ही रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ईजी क्या होगा, नेगेटिव। बट इसको फील करिए कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने बोला रिलीज 30 हो रही है, तो बाद वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। बाद वाली वैल्यू छोटी है तो हमें हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर बाद वाली वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा एच ईजी कैसा आएगा, H2 - H1, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और 30 रिलीज हो रही तो यहाँ पर भी -30 लिखोगे आप लोग। आ रही बात समझ में? अब इसको और ढंग से समझना पड़ेगा जब मैं ये बोल रहा हूं। यहां मैंने अब बोला है एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, और इसको आप एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहते हो, एनर्जी प्लस का मतलब एब्सॉर्ब इज कितना, 40। वो जितना भी लिखा वो लिख सकते हैं, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन हमको एब्सॉर्ब कब बोलना, इक्वल के साइन के बाद। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपको लिखना पड़ेगा -40 किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि अब आप जब इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, एनर्जी रिलीज्ड इज -40। इसको पढ़ना ही ऐसा है। कैसे पढ़ेंगे, एनर्जी रिलीज्ड इज -40। तो अगर रिलीज -40 हो रही तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 40 एब्सॉर्ब हो रही। आ रही बात समझ में? अगर ये बात ठीक से समझ ली तो आप लोग हमेशा जो है चीजें समझ पाओगे कि यहाँ पे एब्सॉर्ब को आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म्स में लिखना है
तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीड ही कैसे करना है, ये क्या लिखा है, एनर्जी रिलीज, क्योंकि डेफिनेशन में आपने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, पर कई बार वहां पे रिलीज होता है, कई बार वहां पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। अभी अगले आर्टिकल में बता रहा हूं कि कब रिलीज कब एब्जॉर्ब, बट अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज्ड इज -40। तो ताकि आप जब रिलीज बोल रहे हो, रिलीज के अलावा माइनस बोल रहे हो, तो दो बार नेगेटिव बोल दिया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तो फिर आप एब्जॉर्ब बोल रहे हो, इसका मतलब। क्लियर है ये बात? और फिर डेल्टा एच तो समझ में आई गया, डेल्टा एच डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग +40 किलो जूल पर मोल। आई बात समझ में? से फटाफट से कॉपी कीजिए। कभी भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि कब मुझे नेगेटिव लिखना है, कब पॉजिटिव लिखना है, तो इस एग्जाम्पल को दोबारा देखें और अच्छे से करें, मतलब खुद से इसको रीड आउट करने की कोशिश करें। लिखा हुआ तो है ही प्लस माइनस। एग्जाम्पल लिखे आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या? जो ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप ये सीखेंगे कि कब आपको एनर्जी एब्जॉर्ब बोलनी है और कब आपको रिलीज बोलनी है। तो देखो, मैं इसको दो कैटेगरी में बात कर रहा हूं। पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, और फिर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, एनायन के लिए। तो जरा सुनो, न्यूट्रल एटम के लिए भी हम लोगों ने दो पार्टीशन कर दिए। कौन कौन से? या तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, या क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब जो है मोस्टली मोस्टली हम लोग क्या कह रहे हैं कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज। मतलब न्यूट्रल एटम में एनर्जी मोस्टली क्या होती है, रिलीज। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब एक एटम के आसपास से इलेक्ट्रॉन बहुत करीब से निकल रहा होगा, विसिनिटी से निकल रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। और अगर ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, हाँ या ना? लेकिन अगर हमारे पास, सुनो जरा, वो न्यूट्रल एटम कुछ खास किस्म का है, कैसा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिनके पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, वो है P6S2 और नाइट्रोजन। P6 मतलब सभी नोबल गैस, P6 मतलब सभी नोबल गैस, उन सभी का NH2 NP6 होगा ना। और S2 मतलब सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये सभी। और P3 वालों में सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस वगैरह में क्या होता है, वहां पे साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वहां पे एब्जॉर्ब की जगह स्लाइटली रिलीज होता है। उसको मैं आगे नोट बना के लिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस किस को इंक्लूड किया, यहाँ पे P6 को
H2 में और नाइट्रोजन में, इनकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बाकी स्टेबल नहीं है, डी ब्लॉक वाले भी स्टेबल होते हैं, D5 D10 वाले, लेकिन उनकी बात हम लोग कभी करेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इसलिए हम लोग ने वहां पे इसकी बात नहीं करी है। एफ में भी F7 और F14 को यहाँ पे अपन ने हटा दिया। जैसे आयनेशन एनर्जी में बात करी थी, तो आयनेशन एनर्जी में मैंने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या क्या लिखा था, P3 P6 D5 D10, पर वहां पे F नहीं लिखा था क्योंकि F के हम लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े ही नहीं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग डी ब्लॉक के ट्रेंड्स नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, पी के फुली फिल्ड और पी के हाफ फील्ड में सिर्फ नाइट्रोजन, और एस के फुली फील्ड एस के हाफ फील्ड की कोई बात नहीं होती। एस के हाफ फील्ड को एस के फुली फील्ड से कभी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि S1 S2 बगल बगल में आता है और S2 हमेशा ज्यादा स्टेबल ही होगा, तो वहां पे हाफ फील्ड का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इन तीन की, कौन कौन, P6 S2 एंड नाइट्रोजन, इनके केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा है, स्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना वो रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा हम ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड मत करिए। लेकिन नहीं, हम तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो हम ऐड करके रहेंगे। तो जब वहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस है फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। और अगर कोई काम हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं जिसमें हम लोग को जबरदस्ती करना, वो खुद ब खुद नहीं हो रहा, स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो एनर्जी भी देनी पड़ेगी, हाँ या ना। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर ये जो मार्कर है यहाँ से छोड़ता हूं तो खुद ब खुद नीचे आ रहा है, तो खुद ब खुद जब नीचे आ रहा है तब तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन अब मुझे इसको जब वापस ऊपर लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ रहा है इस पे, जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, हाँ या ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमको उस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ऐड करना है जो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करने देना चाहता फिर भी ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना होगा और एनर्जी भी देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी एब्सॉर्ब। मतलब न्यूट्रल एटम में अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब, और न्यूट्रल एटम नॉर्मल है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो इस जगह पे डेल्टा एच चीज क्या बोलते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, और एब्सॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव। इसमें फाइनली बोल रहे हैं अब एनायन पे खुद पे कैसा चार्ज है। अब अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करते हो तो एनायन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव। एनायन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो दोनों चार्ज अगर सेम है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर की अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब खुद ब खुद तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोसेस करवाना ही है तो एनर्जी भी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी न्यूट्रल एटम में, और थर्ड इलेक्ट्रॉन में और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो मैं बोल रहा हूं कोई भी एनायन हो, किसी भी एनायन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच ई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रल एटम है लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तब भी कैसा होगा, एब्जॉर्ब होगा, यानी डेल्टा एच ई कैसा होगा, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, सब में रिलीज होता है, लेकिन अल्कली मेटल की कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पढ़नी नहीं, ठीक है। ऑर्डर में यहाँ पे लिख भी दूंगा, लेकिन कभी आपसे यूजुअली पूछते नहीं, पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछते हैं। एनायन बनते किसके हैं, एनायन पी ब्लॉक वालों के बनते हैं।
लिखा आप लोगों ने ये? लिखा क्या? चलिए देखिए, ये वाली जो चीज मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम आयनाइजेशन एनर्जी जैसी है। नामकरण कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे पहले ए से ए प्लस से ए टू प्लस ए3 प्लस, वहां पे आयनाइजेशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, देखो ध्यान से। अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया ए में, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? E1 ऑफ ए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलूंगा? E2 ऑफ ए। और इसको क्या बोलूंगा? E3 ऑफ ए। और पढ़ेंगे कैसे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग वहीं पे सीख चुके हैं। यहां पर भी सेम तरह की बात है, क्योंकि यहां पे भी एन इलेक्ट्रॉन चलता डेफिनेशन। इसको क्या पढ़ोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। यहां क्या पढ़ोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा है यहां पे। जब सिखाया तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी क्या होती है? यूजुअली रिलीज होती है, दूसरे में एब्जॉर्ब होती है। पर मैं यहां पर भी एनर्जी रिलीज बोल रहा हूं, यहां भी एनर्जी रिलीज बोल रहा हूं, यहां भी एनर्जी रिलीज बोल रहा हूं। ऐसा क्यों? ये की बात कर रहे हैं तो हाँ, क्या नेगेटिव? हाँ, वैल्यू जब लिखोगे तब नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन जब पढ़ते वक्त उसको ऐसे स्पेल आउट करना या बोलना है तो बोलेंगे। तो ये तो हमेशा क्या है? एनर्जी रिलीज। डेफिनेशन ही आपने उसकी ऐसी दी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जब जब एब्सॉर्ब हो जा रहा है तो वैल्यू नेगेटिव लिख देंगे। लेकिन जब आपको बोलना ही है तो इसको बोलोगे क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, लेट से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जब वैल्यू लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे। और इन दोनों में पक्के से कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यूज आएगी। आया ना? इनका एक और नाम बोल सकते हैं इस वाले का। इसका एक और नाम क्या होगा? E1 ऑफ ए माइनस। ये भी यहां से आ रहा है, इसका E1। और इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? E2 ऑफ ए माइनस। और एक और नाम हो जाएगा E1 ऑफ ए-2। ठीक है क्या? लेकिन अगर मुझे ये बोलना है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एडिशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, तो वो शायद ये हो जाएगा E1 प्लस E2। क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो डायरेक्ट ए से कहां पहुंच गए? A2 माइनस। तो इसमें इन दोनों का सम आएगा ना। और अगर मैं बोलूंगा एडिशन ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, तो E1 प्लस E2 प्लस E3। लिख दो फटाफट। इसके नीचे वाला भी लिख दीजिए। हाँ, ये भी लिख दीजिए। इसमें एक छोटी सी बात लिख देना, ये किसके लिए चल रहा है? न्यूट्रल एटम के लिए।
ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है EA1 से बड़ा EA2 है, EA2 से बड़ा EA3 है, लेकिन उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही लिखना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली पूरा पूरा EA1 EA2 नहीं लिख रहे। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड तो बढ़ता है। अगर यहाँ विद सिंबल लिख देते तो शायद ऑर्डर कुछ उल्टा पुल्टा आ जाता, क्योंकि यहां से नेगेटिव साइन के साथ अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वो तो सबसे छोटी होती जाएगी, तो वो ऑर्डर कुछ और हो सकता है। लेकिन हम लोग को इतना तो पता है कि मैग्नीट्यूड जो होगा अगली वाली का हमेशा पिछली वाली से ज्यादा होगा। ये बहुत खास बात है, उसको यहाँ देखो जरा। अगला पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवेलेंट एनायन इज ऑलवेज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये वाली बात भी बहुत खास है। इसका मतलब पहले समझते हैं पॉलीवेलेंट एनायन क्या होते हैं। पॉलीवेलेंट एनायन वो होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज 1 से ज्यादा हो, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ये सब जितने भी हैं, इन सब पे एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इनको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीवेलेंट एनायन। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनपे कितना चार्ज है, उनपे -1 है। जिन पे -1 से ज्यादा है, -2, -3, -4 इस तरह का अगर है, तो उनको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीवेलेंट एनायन। और इनको बनाते वक्त हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बताइए क्यों? देखिए, ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक ऑक्सीजन से O बनाया और O- से क्या बनाया, O2-। यहां पे मैं लिख रहा हूं EA1 और यहां पे क्या लिख रहा हूं, EA2। तो पहले तो ये सुनो, इस वाली टर्म्स को समझे, उस वाली चीज को लगा दें अगर यहाँ पे, तो इन दोनों मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, EA2 का, हाँ या ना? और इस वाली बात को लगा दें तो पहले वाली EA पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, यहाँ पे रिलीज होगी। और ये वाली वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो अगर मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है और जिसका ज्यादा है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो इनका जब सम करेंगे, सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पॉलीवेलेंट बनाना है, तो सम कर रहे हैं अगर EA1 प्लस EA2, तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, उसका सिंबल किसके अकॉर्डिंग होगा। अगर एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव चीज होती है, तो उनका सम जब करते हैं तो उनका सम बड़ी वाली वैल्यू के हिसाब से आती है। और हमने देखा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, EA2 बड़ा है, और EA2 का सिंबल कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका सिंबल भी कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी आप यहां भी क्या बोलोगे, एब्जॉर्ब, हाँ या ना? अब इसी चीज को मैं वैल्यू से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी वैल्यू जो दे रखी होती है वो जनरली देते हैं 141 प्लस का 141, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 644 ओ 744। तो हो गई ना बात खत्म। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और माइनस का 744 है, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली -600, हाँ या ना? तो मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डालते वक्त ही एब्जॉर्ब हो गई, तो अगर किसी में 3-3 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ रहे हैं तो और ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, यस और नो? इसे फटाफट से लिख डालिए। EA की वैल्यू क्यों जीरो होनी चाहिए, तो सुनो मेरी बात। अगर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोगों ने कैसे लिखा था, नहीं यार, रिलीज को पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। एनर्जी के लिए जो साइन होता है उसका उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख रहे हैं, एनर्जी नहीं लिख रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल यहाँ मिटाया ना, उसमें यही सिखा रहा था मैं कि एनर्जी और एफिनिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है और एफिनिटी एंथैल्पी का भी इनवर्स रिलेशनशिप है। तो मैं एनर्जी की बात बोल रहा हूं, लेकिन वैल्यू किसकी लिख रहे हैं हम लोग, एफिनिटी की। तो एफिनिटी की लिख रहे हैं तो सिंबल उल्टा करेंगे ना। एक बार फिर से इसको चेक करना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। और आप लोग इन चीजों को ठीक से एक बार देख के आएंगे। अगली क्लास में मैं इस वाले एग्जाम्पल को दोबारा समझा के फिर आगे चलूंगा, और आप लोग होमवर्क कर लेंगे। होमवर्क आयनेशन एनर्जी का ले लेंगे। एक तो बिगनर बॉक्स, कौन सा, 3 तक हो चुका है ना। और एक्सरसाइज 1 के अंदर अप टू 98, अप टू 98, ठीक है ना।
हाँ, वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, लेकिन अगर याद रख लेंगे तो नुकसान भी नहीं है। ऑल्दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में -780 दे रखा है, तो किसी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू कुछ और दे रखी है तो गिवन वैल्यू के हिसाब से आंसर करेंगे, नहीं तो जो ये वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, चलें फिर।